दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्जाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों पिछले वीडियो में हम व्यंजन शुरू किए थे और व्यंजन के अंतर्गत हम दो टाइप पढ़े थे, यानी जो आपका दूसरा टाइप था व्यंजन में हम पढ़े थे ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन क्या होता है कि जिस वर्ड को बोलने पे हमारे मुख में गर्मी या ऊर्जा उत्पन्न हो या गर्माहट उत्पन्न हो उसे हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और ये चार प्रकार को आपको बताया गया था। तालब वाला सा, मूर्धन्य सा, दंत वाला सा और हा। दोस्तों आइए आगे वहीं से शुरू करते हैं, यानी व्यंजन का तीसरा जो टाइप है जिसे हम बोलते हैं अंतः अस्त व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे बोलते हैं अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंतः मतलब अंदर, और मतलब जो स्वर और व्यंजन के जो ध्वनि स्वर तथा व्यंजन के बीच में से निकलती है उसको हम अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ये भी चार प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो है या, वा, रा और ला। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो या, वा, रा, ला ये आपके अंतः अस्त व्यंजन होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों या और वा को क्या कहा जाता है पूछता है, तो या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। रा को परकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। रा को परकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रा को बोलने से हमारे मुख में कंपन होता है, ठीक है, तो इसीलिए आपको परकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और ला को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, अलग अलग पूछता है। ला को क्या कहा जाता है? तो ला को पार्श्विक कहा जाता है। और दोस्तों अगर सघोष और उसमें अघोष या अल्पप्राण में पूछे तो या वा रा ला जो होते हैं, या वा रा ला जो होते हैं ये सारे सघोष व अल्प प्राण होते हैं। याद रखना, सघोष व अल्प प्राण होते हैं। सारे आपके अंतः अस्त व्यंजन जो होते हैं वो सघोष और अल्प प्राण होते हैं। वैसे तो दोस्तों व्यंजन में बस यही तीन टाइप होता है। अगर आपसे पूछे कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है तो व्यंजन तीन प्रकार का होता है। जो आपका चौथा इसमें पूछा जाता है ये भी व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये व्यंजन नहीं होता है क्योंकि व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? तो व्यंजन की संख्या 33 ही मानी गई है। 33 में आपके 25 वर्गीय व्यंजन हो गए और 4 आपके हो गए ऊष्म व्यंजन, यानी 25 4 29, और उसके बाद 4 आपका अंतः अस्त व्यंजन, ये आपके हो गए 33। इन्हीं को ही आपका व्यंजन माना गया है। अंतः जो आपका अगला है जिसे आप कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दोस्तों ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? ये भी व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर पूछे टाइप में तो व्यंजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, और कुल संख्या कितनी? तो 33 होती है, इसको याद रखना। संयुक्त व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों, पहला है छ। पहला क्या है? छ। दूसरा क्या है? तो दूसरा है दोस्तों, दूसरा है आपका त्र। दूसरा क्या है? त्र। तीसरा आपका है ज्ञ। तीसरा है ज्ञ। और चौथा क्या है? श्रवण वाला श्रा। दोस्तों यहाँ पे पहला जो आपके पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो 4 ही हैं। कौन कौन से हैं? तो आपके हैं ये छ, त्र, ज्ञ और श्रा। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका जो छ है
ये छ किससे मिलकर बना है? तो ये छ जो दोस्तों मिला है बनके, वो आधा का और प्लस खट्टी वाला सा से मिलकर बना है। किससे दोस्तों? तो छ जो आपका बना है आधा का प्लस खट्टी वाला सा से। जो त्रा बना है दोस्तों, त्रा बना है आधा ता प्लस रा से, आधा ता प्लस रा से। जो ज्ञा बना है दोस्तों, ज्ञा बना है आधा जा प्लस या से, आधा जा प्लस यहाँ से। और सरा जो दोस्तों बना है सरम वाला सरा, ये तालब वाला आधा सा से और रा से बना है दोस्तों। इसमें याद रखना, इसमें जो ये नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला, ये ऊपर वाला जो होता है ये आधा होता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये जा मॉडल बना है, तो ये आपका ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है, ये आधा होता है, और पीछे वाला क्या होता है, पूरा होता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों याद रखना, ये अगर ऐसा दे दे, यानी आपको दे दे आधा का, उसके बाद ही खट्टी साहब को आधा कर दे, तो यहाँ पे क्या निकालेगा, स्वर को बाहर कर लेगा। तो आपको पता है किसी भी व्यंजन से स्वर को बाहर कर लिया जाता है तो आधा ही बचता है। ठीक ऐसे ये भी अगर करेगा तो आधा ता दे देगा, आधा रा दे देगा, तो यहाँ पे आ को बाहर कर लेगा। और ऐसे इसमें भी आधा जा देगा और इया देगा आधा, तो आ को ये बाहर करे रहेगा, ये दोस्तों याद रखना। और अगला है, अगर इसमें तालब वाला सा आधा रहता ही है, आधा रा यहाँ पे देगा, तो ये आप पीछे जरूर रहेगा। या तो यही देगा दोस्तों, या तो यही वाला देगा, एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ये थोड़ा हाई लेवल पूछता है और ये लो लेवल में पूछता है। आगे दोस्तों पूछता है, आगे आइए देखते हैं। आगे इसी में पूछ लेता है उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है कि जो बाद में आ गए, यानी प्रचलन में आके हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना दोस्तों। ये जो आपका डा और ढा होता है, अगर इसी के नीचे बिंदी लगा दिया जाए दोस्तों, इसी के नीचे क्या बिंदी लगा दिया जाए, तो ये डा और ढा, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, जिनकी संख्या क्या है दोस्तों? जिनकी संख्या आपकी 2 है। आइए हम देख लेते हैं अभी तक स्वर और व्यंजन जो पढ़े हैं, आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था स्वर। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्वर। और स्वर की संख्या कितनी हम बताए थे? तो स्वर की संख्या हम बताए थे 11। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन के अंतर्गत, व्यंजन के अंतर्गत हमने पढ़ा वर्गीय व्यंजन। यानी अगर हम व्यंजन ही देख लेते हैं तो व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? तो व्यंजन कितना है? व्यंजन 33 है। और 33 में आपको बताया गया था कि 25 वर्गीय और उसके बाद 4 ऊष्म, उसके बाद आपका 4 जो होता है अंतःस्थ। उसके बाद आपको संयुक्त में पढ़ाया गया था। संयुक्त कितना दोस्तों? तो संयुक्त बताया गया था कितना? 4। उसके बाद आपको उत्क्षिप्त अभी बताया गया। उत्क्षिप्त की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो उत्क्षिप्त की संख्या 2। उसके बाद आपको बताया गया था अयोगवाह। दोस्तों याद रखना, अयोगवाह जो होता है ना तो स्वर के अंतर्गत आता है ना ही व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब इसको टोटल करेंगे तो टोटल करेंगे दोस्तों, तो 33 और 11 कितना होगा? तो 33 और 11 होगा आपका 44। 44 4 48, 48 2 50 और 50 2 52। तो आपका जो है दोस्तों कुल आपके कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में? तो 52 वर्ण होते हैं, जिनको हमने आपको अलग अलग आपका बता दिया है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है द्वित व्यंजन क्या होता है। द्वित व्यंजन क्या होता है दोस्तों पूछता है। तो द्वित व्यंजन दोस्तों क्या होता है? तो द्वित व्यंजन क्या होता है ये देख लेते हैं। द्वित व्यंजन दोस्तों, द्वित व्यंजन क्या होता है ये देख लेते हैं। द्वित व्यंजन क्या होता है? जैसे एक ही शब्द रहे दोस्तों, एक ही शब्द रहे, आइए देख लेते हैं। जैसे एक ही शब्द रहे, द्वित दोस्तों देख लेते हैं। जैसे एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो जाए, जैसे उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी के हम बोलते हैं द्वित व्यंजन। जैसे आपका हो गया क्या दोस्तों? जैसे आपका हो गया दिल्ली, जैसे आपका हो गया दिल्ली, जैसे आपका हो गया बच्चा, जैसे आपका हो गया बच्चा। यानी आपको यही देखना है कि एक आपका वर्ण आए आधा और वही आपका सेम फिर पूरा आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं द्वित व्यंजन। जैसे दिल्ली हो गया, जैसे बच्चा हो गया, ठीक है। इसी में दोस्तों
आपसे पूछा जाता है, आइए हम देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है आपका, उसके बाद वर्णमाला खत्म हो जाएगा। इसी में आपसे पूछेगा उच्चारण के स्थान पर, यानी हम कैसे ही स्वर और व्यंजन दोनों को एक ही साथ हम उच्चारण के स्थान पर जान सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जैसे अब पहला है क्या, पहला फार्मूला है अकु, पहला फार्मूला है अकु, अकु विसर्जनीयः, अकु विसर्जनीयः, विसर्जनीयः, अकु विसर्जनीयः कंठः, अकु विसर्जनीयः कंठः। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आ का मतलब क्या होगा, आ का मतलब होगा दोस्तों आ और आ ये वाला, प्लस कु का मतलब दोस्तों का वर्ग, कु का मतलब का वर्ग, और प्लस जो आपका हा होता है, ये कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों, तो ये आपके कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। यानी आपका आ और आ, उसके बाद का वर्ग पूरा, उसके बाद हा जो बोला जाएगा कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। ऐसा ही आपका दूसरा जो फार्मूला है, दूसरा आपका क्या है, आपका दूसरा क्या है, इचु, इचु यशानाम, इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु, तालु। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, ई का मतलब क्या होगा कि आपका ये छोटी ई और ये वाला ई और प्लस आपका चा वर्ग, चू का मतलब दोस्तों चा वर्ग, प्लस आपका या, उसके बाद ये आपका तालब वाला सा बताए ही है, ये कहाँ से बोला जाएगा, ये तालु से या तालब से बोला जाएगा। और तीसरा आपका फार्मूला दोस्तों है, तीसरा आपका क्या है, ऋतु, तीसरा क्या है, तीसरा आपका दोस्तों है ऋतु, ऋतु, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि आपका ये वाला री, छोटी वाला री, और इसमें आपका बड़ी वाला री भी आ सकता है दोस्तों, जो कि संस्कृत का होता है, प्लस आपका टू का मतलब टावर, प्लस आपका जो है दोस्तों रा, उसके बाद ये आपका जो है मूर्धन वाला सा आपको बताया गया है, ये कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, तो मूर्धा से बोला जाता है। फिर से याद रखिए, अकु विसर्जनीय कंठा का मतलब ये होता है, याद रखना, इचु यशानाम तालु से इसको याद रखना, और इटू रसाम मूर्धा को, इससे इसको याद रखना। इससे एक ही बार में आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, उच्चारण के स्थान पर स्वर और व्यंजन दोनों याद हो जाएंगे। जो आपका अगला फार्मूला है दोस्तों, अगला फार्मूला है लिटू, अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला है लिटू रस, लिटू, लिटू साणाम, लिटू साणाम, साणाम दंतः, ऋतु रसाणाम दंतः। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये आपका जो ला है और आपका लिपि है, प्लस तावर, टू का मतलब तावर्ग, प्लस आपका जो ये वाला सा है, दंत वाला सा, कहाँ से बोला जाएगा, तो ये आपका दंत से बोला जाएगा। और अगला आपका है दोस्तों, अगला आपका है उपु, उपु, उपु ध्यानी नाम, उपु ध्यानी नाम, ध्यानी नाम ओष्ठा, ओष्ठा। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपका उ प्लस या आपका बड़ा उ प्लस आपका पू मतलब पावर, पू मतलब पावर, ठीक है। आपका दोस्तों कहाँ से बोला जाता है, तो आपका कहाँ से बोला जाता है, तो आपका ओष से बोला जाता है। तो दोस्तों उच्चारण के स्थान पर ये आपका स्वर और व्यंजन था। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।